In an LCR circuit shown in the following figure, what will be the readings of voltmeter across the resistor and ammeter if an AC source of 220 volt and 100 Hz is connected to it as shown in the figure? बच्चों अगर ध्यान से देखें इस सर्किट को तो मैं देख रहा हूं कि जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो है वोल्टेज वो 300 वोल्ट है, कैपेसिटर के भी अक्रॉस 300 वोल्ट है और 100 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस VR वोल्ट है। बच्चों अगर देखें तो जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है हमारा वो किसके इक्वल है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो बच्चों हम वोल्टेज को I इंटू एक्सएल भी लिख सकते हैं, I इंटू एक्सी भी लिख सकते हैं। I से I कैंसिल, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। आप कहोगे कि सर ये तो रेजोनेंस का कंडीशन है। किसका कंडीशन है बच्चों? रेजोनेंस कंडीशन है। दैट मीन्स ये सर्किट रेजोनेंस LCR सर्किट है बच्चों। और अगर रेजोनेंस LCR सर्किट है बच्चों तो Z की वैल्यू क्या होगी? R हो जाएगी। अगेन अगर अब हमसे क्या पूछा गया है कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहोगे जो सोर्स वोल्टेज है हमारा एसी सोर्स वो 220 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, तो सारा का सारा ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? तो आप कहोगे 100 ओम के अक्रॉस होगा। तो जो वोल्टेज होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस आर वो कितना हो जाएगा बच्चों? 220 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। अगेन नेक्स्ट है एमीटर की रीडिंग। तो एमीटर तो सर्किट का करंट रीड करेगा, तो करंट आई क्या होता है? आप कहोगे V अपॉन जेड होता है। जेड की वैल्यू बच्चों रेजोनेंस कंडीशन में R इक्वल हो जाता है, तो V अपॉन आर, V है 220 और R कितना है बच्चों? रेजिस्टेंस है 100, 0 0 कैंसिल और 2.2 एम्पियर। तो बच्चों करंट कितना है? 2.2 एम्पियर। तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी? 2.2 एम्पियर एंड द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 220 वोल्ट। तो बच्चों फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। When resonance is produced in a series LCR circuit, then which of the following is not correct? बच्चों not correct हमें ढूंढना है। सबसे पहले current in the circuit is in phase with the applied voltage, बिल्कुल। बच्चों रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है? XL इज इक्वल्स टू XC, है ना। XL इज इक्वल्स टू XC हो गया, तो जब हम इम्पीडेंस Z लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ RA स्क्वायर प्लस का XL माइनस XC का स्क्वायर। सिंस XL इज इक्वल्स टू XC तो हमारा Z जो आता है वो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर दैट इज R के इक्वल आ जाता है। और बच्चों Z जो होता है हमारा वो R होता है और जो कि मिनिमम वैल्यू होता है। क्या होता है? मिनिमम वैल्यू। ये कहानी समझ में आता है? अब जेड अगर आर आ गया, इम्पीडेंस आर आ गया, तो यहाँ पे फेजर डायग्राम क्या होगा? जिधर करंट उधर ही क्या होगा बच्चों? वोल्टेज भी होगा। जिधर वोल्टेज उसी डायरेक्शन में करंट भी होगा, क्योंकि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस एक्टिव है, सॉरी रेजिस्टर एक्टिव है रेजोनेंस कंडीशन में। तो वी और आई क्या होगा? इनके बीच में जो फेज एंगल होता है वो बच्चों 0 डिग्री होता है, दैट इज सेम फेज में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो भैया करेक्ट है कि सेम फेज में होता है अप्लाइड वोल्टेज के करंट। इफ आर इज रिड्यूस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल इंक्रीज। अब बच्चों अगर करंट की बात करें, आई होता है V अपॉन जेड और जेड की वैल्यू R है, तो V अपॉन R। अब कह रहा है कि R अगर रिड्यूस करेंगे तो बच्चों I क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, I इंक्रीज करेगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिख सकते हैं? I इंटू एक्सी। एक्सी होता है बच्चों 1 अपॉन ओमेगा सी, उसको R से कोई लेना देना नहीं है लेकिन I को है। I अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी इंक्रीज होगा। तो सेकेंड तो भैया करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल, ये तो बिल्कुल हो ही चुका है। तो बच्चों फोर्थ आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम। बच्चों एक्चुअल में इम्पीडेंस जेड इक्वल्स टू आर हो जाता है कब? जब रेजोनेंस में होता है हमारा सीरीज LCR सर्किट। तो मिनिमम होगा ना कि मैक्सिमम होगा। ऑलराइट, तो हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट। सर्किट सोन हियर द वोल्टेज अक्रॉस LNCR 300 and 400 वोल्ट। द वोल्टेज E ऑफ द AC सोर्सेज। बच्चों हमारे पास LC सर्किट दिया हुआ है, वोल्टेज अक्रॉस L कितना दे रखा है? 300 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस C दे रखा है 400 वोल्ट। अगर मैं आपसे कहूँ फेजर डायग्राम बनाने, तो करंट वर्सेस वोल्टेज को अगर हम बनाए बच्चों, तो आप कहोगे कि इंडक्टर का वोल्टेज VL इस डायरेक्शन में, कैपेसिटर का वोल्टेज VC इस डायरेक्शन में। ऑलराइट बच्चों, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडक्टर जो होगा वो लीड करेगा 90 से और कैपेसिटर लैग करता है करंट को 90 से। तो फेजर डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं। अब ध्यान से देखें तो VL कितना है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है 300 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है? 400 वोल्ट। बच्चों वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो हमें जो नेट फेजर डायग्राम बनाना होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। दिस इज VC और इसमें माइनस करना होगा बच्चों क्या? VL। तो VL ऊपर पॉजिटिव था लेकिन इधर क्या हो जाएगा? माइनस का VL।
तो ईएमएफ हमें ई नेट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, वीसी माइनस वीएल करना होगा। बच्चों फेजर से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही इजी हो जाएगा। वीसी इज 400 माइनस का वीएल इज 300, दैट इज 100 वोल्ट। तो जो ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स है वो कितना है, 100 वोल्ट। थर्ड हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। सीरीज एलआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू when the inductive reactance is equal to 2R. A capacitance of capacitive reactance equal to R is added in series with L and R. The ratio of new power factor to the old one is. Initially बच्चों हमारे पास सीरीज में L और R सर्किट था, L और R सीरीज में कनेक्टेड था। एक एसी सोर्स जिसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्या, ओमेगा। ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी दे रखा है ओमेगा या फिर W कह दीजिए, जो भी कहना। बच्चों हमें रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर टू ओल्ड पावर फैक्टर फाइंड करना है। पावर फैक्टर को अपन डिनोट करते हैं कॉस फाई से। कॉस फाई क्या होता है बच्चों, आर अपॉन जेड। और अगर अपन बात करें जेड का, जेड इज द इम्पीडेंस। एलआर सीरीज सर्किट के लिए जो जेड होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का स्क्वायर। बच्चों अगर बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का, तो दिया हुआ है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, 2R है। तो 2R का स्क्वायर दैट इज 4R स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, यहाँ से अगर आप कॉस फाई देखें जो कि पावर फैक्टर है, आ जाएगा R अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर दैट इज 5R स्क्वायर। आर को बाहर कीजिए बच्चों, R अपॉन रूट 5 टाइम्स ऑफ R। आर स्क्वायर है बाहर, आर ने आर को कैंसिल किया, 1 अपॉन रूट 5 हमारा ओल्ड पावर फैक्टर आ रहा है। न्यू पावर फैक्टर में क्या करना है, कह रहा है कि एक कैपेसिटर लीजिए। इसी एलआर सर्किट में कह रहा है कि सीरीज में एक कैपेसिटर भी ऐड कर लीजिए। लीजिए बच्चों, कर लिया। अगेन एसी सोर्स तो वही है, ठीक। हमें क्या करना है, पावर फैक्टर नया फाइंड करना है। कॉस फाई डैश मैं कह देता हूँ, आर अपॉन जेड। जेड अब की बार क्या होगा बच्चों, तो ये देखते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है आर, इंडक्टिव रिएक्टेंस है 2R। सो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। एक्सएल क्या है बच्चों, ग्रेटर देन एक्सी है। तो जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। सीरीज एलआरसी सर्किट में ऐसा ही होता है बच्चों। आर अपॉन अंडर रूट ऑफ, आइए, आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल कितना है 2R माइनस का एक्सी कितना है आर, 2R माइनस आर विल बी आर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज आर अपॉन रूट 2। आर स्क्वायर को आर बाहर कीजिए, 1/√2 हो गया। हमें बच्चों रेशियो चाहिए न्यू पावर फैक्टर टू ओल्ड। न्यू पावर फैक्टर है कॉस फाई डैश, इसका रेशियो चाहिए ओल्ड कॉस फाई से। कॉस फाई डैश है 1/√2 और कॉस फाई है 1/√5। बच्चों √5 ऊपर, √2 नीचे, √5/2 कौन सा ऑप्शन है, आप कहोगे ऑप्शन 4, और वही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इन एलसी सर्किट द इंडक्टेंस L इक्वल्स टू 40 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 100 माइक्रोफैरड। If a voltage Vt equals to 10 sin 3140 is applied to the circuit, the current in the circuit is। आइए बच्चों, एलसी सर्किट है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड कर लेते हैं। एक्सएल क्या होगा, ओमेगा इंटू एल। एल की वैल्यू दिया हुआ है ओमेगा। ओमेगा के लिए बच्चों इक्वेशन देखिए, V इज इक्वल्स टू 10 साइन 314 टी दे रखा है। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के साथ कंपेयर कीजिए तो आप कहिएगा कि सर ये जो है हमारा ओमेगा वो 314 है और V नॉट 10 है। चलिए बच्चों, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा 314 इंटू एल कितना है 40 मिली हेनरी है, तो 10 टू द पावर -3 कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 12.56 ओम। Now come to XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज 1/ओमेगा C। अगेन ओमेगा की वैल्यू बच्चों कितना है 314 है और C की वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 314 विच इज इक्वल्स टू 31.85 ओम। ऑलराइट बच्चों, तो अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर ले बच्चों, कहोगे आप ये सर एक्सी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है तो बच्चों हम अगर फेजर डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसे होगा। वोल्टेज
नेट वोल्टेज इधर हो जाएगा, दैट इज VC माइनस VL, है ना, VC माइनस VL हो जाएगा बच्चों, और करंट कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि करंट जो है, आई जो है वो लीड कर गया वोल्टेज को, नेट वोल्टेज को, नेट EMF को कितने से, 90 डिग्री से। बच्चों अगर हमारे पास वोल्टेज का एक्सप्रेशन 10 sin 314t है, तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू आई नॉट 90 डिग्री से sin 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आई नॉट कॉस 314t हो जाएगा। बच्चों हमारा काम है आई नॉट की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि हमें करंट इन द सर्किट ही करना है। आई नॉट, आइए आई नॉट क्या हो जाएगा, आपको होगा कि सर V नॉट डिवाइडेड बाय जेड हो जाएगा। V नॉट तो देखिए बच्चों 10 है, 10 डिवाइडेड बाय जेड, जेड इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको होगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC माइनस का XL का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा बच्चों, आई नॉट आ जाएगा 10 अपॉन XC माइनस XL। बच्चों XC का वैल्यू पता है, XL का वैल्यू पता है, तो एक बार अगर अपन माइनस कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो देखिए, 10 अपॉन XC माइनस XL, XC माइनस XL 19.29 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 0.52 आ जाएगा। लीजिए आई नॉट की वैल्यू पता चल चुका है, आइए इस इक्वेशन को लिखते हैं एक बार। I इज इक्वल्स टू आई नॉट दैट इज 0.52 कॉस ऑफ 314 इंटू टी। बच्चों कॉस थीटा कैसे आ गया, क्योंकि करंट जो है वो 90 डिग्री अहेड है किसे, वोल्टेज से, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, वोल्टेज साइन है, साइन में 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो 0.52 कॉस 314t कौन सा ऑप्शन है बच्चों, आपको हो गया ऑप्शन 1, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर Depends to the inductive reactance and the current in a purely inductive circuit if the frequency is halved. Let's say बच्चों हमारे पास क्या है, एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, एक इंडक्टर हमने कनेक्ट कर दिया है एक AC सोर्स के साथ। ऑलराइट, अब कह रहा है कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, बच्चों ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है, ठीक है, एक रिलेशन ये पता है। सिंस हमने एक इंडक्टर को लगा रखा है तो हमें इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में भी इंडक्टिव रिएक्टेंस और करंट की ही बात कर रहा है। एक्सेल क्या होता है, आप कहोगे सर ओमेगा इंटू एल होता है, ओमेगा क्या होता है 2πf इंटू एल। बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को हाफ किया, अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ किया तो एक्सेल भी, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हाफ हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस हाफ कब कब हो रहा है बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस हाफ, इंडक्टिव रिएक्टेंस हाफ, इंडक्टिव रिएक्टेंस डबल गलत, बोथ इंडक्टिव रिएक्टेंस करंट डबल गलत, 1 और 2 में से कोई एक ऑप्शन है। आइए अब करंट की भी बात कर ले। करंट आई क्या होता है, तो आप कहोगे करंट आई हो जाएगा V अपॉन जेड, वेयर जेड इज इम्पीडेंस। लेकिन बच्चों, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो जेड की वैल्यू क्या होगा, आप कहोगे कि एक्सेल के इक्वल होगा, एक्सेल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, आप I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेल, दिख रहा होगा आपको, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेल। सो अगर हमने एक्सेल को हाफ किया है, क्योंकि एक्सेल हाफ हुआ है बच्चों फ्रीक्वेंसी हाफ होने से, तो करंट I क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो करंट I क्या हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा जब हमने एक्सेल को हाफ किया। क्यों, क्योंकि जो एक्सेल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। तो करंट विल बी हाफ्ड जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, गलत है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जब हाफ होगा करंट विल बी डबल। ऑलराइट बच्चों, तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा, यही बिल्कुल सेकंड आपका सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट, if we change the resistance only from a lower to higher value, the bandwidth of resonance circuit will increase, the resonance frequency will increase, quality factor will increase, quality factor resonance frequency will remain constant। आइए बच्चों अपन बात करते हैं सबसे पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसको ओमेगा नॉट से याद होगा बच्चों, कहाँ से आता है ये, एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाता है सीरीज LCR सर्किट में। एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। और डिनोट करने का बस तरीका है बच्चों कि ओमेगा नॉट कह देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाता है। ऑलराइट, अब देखिए क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या आपको ओमेगा नॉट के एक्सप्रेशन में, आप कहोगे नहीं। और यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ हमें रेजिस्टेंस को ही लो से हाई ले जाना है, हायर वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। क्वालिटी फैक्टर विल इंक्रीज, एक बार क्वालिटी फैक्टर की बात करें बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, क्वालिटी फैक्टर Q इज ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, यही तो होता है।
अब कह रहा है कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो क्वालिटी फैक्टर तो भैया डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इंक्रीज दे रखा है, थर्ड ऑप्शन गलत। फोर्थ, द क्वालिटी फैक्टर एंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। क्या क्वालिटी फैक्टर कांस्टेंट रहेगा? क्या नहीं, डिक्रीज होगा। तो फोर्थ भी गलत है। तो बच्चों फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। आइए बैंडविड्थ का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। जो बैंडविड्थ है बच्चों, ठीक है, ऑफ रेजोनेंस सर्किट विल इंक्रीज। देखते हैं बैंडविड्थ होता क्या है। तो आप कहोगे कि सर बैंडविड्थ जो है उसको हमने डिफाइन कर रखा है कौन से फॉर्मूला से, कि एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू इज क्वालिटी फैक्टर, ये तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला है। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/√LC। और या फिर एक मिनट, ओमेगा नॉट को वैल्यू भी नहीं पुट कीजिए, ओमेगा नॉट अपॉन क्यू। क्यू की वैल्यू अभी जस्ट लिखा है आपने, ओमेगा नॉट L/R। तो बच्चों क्या आर ऊपर जाएगा तो ओमेगा नॉट R अपॉन ओमेगा नॉट L। सो बच्चों यहां से देखिए ओमेगा नॉट कैंसिल हो गया, तो जो बैंडविड्थ आ रहा है वो आ रहा है R/L। अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। अगर आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया बच्चों तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हियर। सो द बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट विल इंक्रीजेस। फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमें यहां दिख भी रहा है। आई होप बच्चों हर एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। 100 ohm resistance, a 0.1 microfarad capacitor and inductor are connected in series across a 250 volt supply at variable frequency. Calculate the value of inductance of inductor at which resonance will occur given that the resonant frequency is 60 Hz. बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर अपने को गिवन है कितना? 60 हर्ट्ज। तो क्या एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं? ओमेगा नॉट। बिल्कुल, आप कहोगे कितना हो जाएगा? 2πf नॉट, दैट इज 60 टू जा 120 पाई। ऑलराइट बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होगा कितना? तो आप कहोगे ओमेगा नॉट तो होता है सर 1/√LC। कहां से आया बच्चों ये? XL इज इक्वल्स टू XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंस। इस कंडीशन से आता है। ऑलराइट, XL को हम ओमेगा नॉट L लिख सकते हैं, XC को 1/ओमेगा नॉट C लिख सकते हैं। यहां से बच्चों ओमेगा नॉट आपको 1/√LC आता है। बहुत बढ़िया। हमें क्या कह रहा है कि ओमेगा नॉट की वैल्यू तो बच्चों हमें गिवन है 120 पाई। इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं, होगा क्या? 1/रूट हट के LC आ जाएगा। बच्चों हमें L की वैल्यू फाइंड करना है, तो L हो जाएगा 1/120 पाई का स्क्वायर इनटू C। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है बच्चों? 0.1 माइक्रोफैरेड, दैट इज 10⁻⁻6। सॉल्व कीजिए तो 10⁻⁶ तो बच्चों पहले ऊपर भेज दीजिए, नीचे आ जाएगा 120। 120 है तो 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 0.1, यही आएगा बच्चों। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगा 70.3 हेनरी। कितना आ जाएगा बच्चों? 70.3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। A series LCR circuit driven by 300 volt at a frequency of 50 Hz contains a resistance R equals to 3 kilo ohm and inductor of inductive reactance 250 pi ohm and the known capacitor. The value of capacitance to maximize the average power should be। बच्चों अगर पावर का फॉर्मूला अपन देखें तो क्या था पावर का फॉर्मूला? आप कहोगे एवरेज पावर था VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। अगर पी एवरेज पावर को मैक्सिमम करना है तो कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगा। कॉस फाई तब मैक्सिमम होगा जब फाई की वैल्यू 0 हो जाए। तो फाई की वैल्यू 0 होगा तो कॉस फाई क्या हो जाएगा? तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, cos 0 1 हो जाएगा, यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो कुल मिला के कहने का ये है कि cos फाई की वैल्यू जो है वो अगर 1 हो जाए तो पावर एवरेज हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, cos फाई होता क्या है? कहोगे सर cos फाई तो पावर फैक्टर है, और पावर फैक्टर होता है R/Z। R/Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं Z की बात करता हूं। हमारे पास जो है वो सीरीज LCR सर्किट है। हमारे पास क्या है? सीरीज LCR सर्किट है बच्चों। तो सीरीज LCR सर्किट का हमें Z निकालना आता है बिल्कुल √R² प्लस का XL माइनस XC का स्क्वायर, वेयर XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, R इज रेजिस्टेंस। बच्चों अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पे Z इज इक्वल टू √R², R है 3 किलो ओम
ठीक है, 3 किलो ओम है, 10 टू द पावर 3 ओम बना दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस का एक्सएल कितना है, कैपेसिटिव सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस 250 पाई है, माइनस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें नहीं पता, इसका स्क्वायर कर दे। जेड की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू। आइए बच्चों इस इक्वेशन को देखते हैं। आर अपॉन जेड, आर इज 3 किलो ओम, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय जेड, डिवाइडेड बाय जेड इज इक्वल टू 1। मैं कहता हूं बच्चों दोनों को क्या कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर क्यों करने कह रहा हूं, क्योंकि जेड रूट में है, तो जेड का जो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर आपको हो गया 3 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर 6 प्लस का बच्चों यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट तो हट ही गया, तो बच क्या गया 250 पाई माइनस एक्सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। बच्चों मैंने इस इक्वेशन को, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, इसको क्या किया है, स्क्वायर कर लिया है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, सॉल्व कीजिए इसको, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 250 पाई माइनस एक्सी का स्क्वायर। बच्चों यहाँ से आपको 9 इंटू 10 टू द पावर 6 9 इंटू 10 टू द पावर 6 कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर भी खत्म कीजिए, तो 250 पाई किसके इक्वल आता हुआ दिखेगा बच्चों, एक्सी। और एक्सी इनफैक्ट बच्चों हमारा क्या है, आप कहोगे एक्सी तो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ से देखिएगा आप कहोगे सर 250 पाई, ठीक है अच्छी बात है। एक्सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है बच्चों, तो आप कहोगे फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है, तो 2 पाई इंटू 50, ठीक है, और इंटू सी। बच्चों हमने एक्सी को 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा, ओमेगा को 2 पाई एफ लिखा इंटू सी। अब ध्यान से देखिए हमें तो चाहिए सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 50 टू 100 पाई इंटू 250 पाई, ठीक है बच्चों। पाई स्क्वायर नीचे दिखेगा 1 अपॉन 25 और कितना हो गया 10 टू द पावर 3, पाई स्क्वायर को भी 10 लिखे बच्चों, तो ओवरऑल हमारे पास आ गया सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 और पाई स्क्वायर भी 10, 10 टू द पावर 4 ऊपर जाके -4 बना, 1 अपॉन 25.04 बनेगा इंटू 10 टू द पावर -4 फैरेड। बच्चों माइक्रोफैरेड में आंसर है। मैं क्या कहता हूं कि 0.04 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो -6 बन जाएगा, 0.04 हटाइए तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 100 ने 100 को कैंसिल आउट करके 4 बन गया, 10 टू दी पावर -6 बच गया बच्चों, इसी को हम 4 माइक्रोफैरेड लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं, 4 माइक्रोफैरेड हमारा कौन सा ऑप्शन है, आपको होगी ऑप्शन 1 और बच्चों यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। I hope हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में। सर्किट एंड इंडक्टर कैपेसिटर एंड रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद XL इज इक्वल्स टू R इक्वल्स टू XC। इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट इज, बच्चों आपको हो गया कि सर सीरीज इंडक्टर LCR सर्किट है हमारे पास, अगर सीरीज LCR सर्किट है हमारे पास और XL की वैल्यू XC के इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, रेजोनेंस कंडीशन में होगा। और रेजोनेंस में बच्चों हमें पता है कि Z जो होता है वो R के इक्वल होता है, इम्पीडेंस R के इक्वल होता है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे बच्चों अगर आपको कैलकुलेट भी करना हो जेड की, हमें सर जेड की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो, तो जेड सीरीज एलसीआर सर्किट पेपर कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल और एक्सी तो आर के ही इक्वल है, तो आर माइनस आर 0 0 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज अगेन आर बन के आ गया, ठीक है बच्चों। तो जेड की वैल्यू क्या होगी, आर, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल। एसी करंट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी, हॉट वायर एमीटर विल गिव अ रीडिंग। बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात कर ले तो हॉट वायर एमीटर क्या मेजर करता है, आरएमएस करंट, IRMS मेजर करेगा, ये याद रखिएगा, थ्योरेटिकल पॉइंट है कि हॉट वायर एमीटर मेजर्स IRMS करंट। ऑलराइट, अब इस इक्वेशन की अगर बात करें बच्चों, तो ये जो करंट का इक्वेशन है I इक्वल्स टू I1 sin ओमेगा टी प्लस का I2 cos ओमेगा टी, आप कहोगे कि सर ये तो दो इंडिविजुअल इस अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है, I1 sin ओमेगा टी और I2 cos ओमेगा टी, ये तो इंडिविजुअल दो, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ दो एसी करंट्स है ना। तो इसका अगर I अपने को लिखना पड़े तो I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। I0 क्या होगा, I0 मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड जो होगा, पीक
वैल्यू ऑफ करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आई नॉट, क्या ये आप फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल, आप कहोगे कि आई नॉट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर। दोनों के बीच में बच्चों फेज एंगल देखिए, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी पाई बाय 2 का फेज एंगल है। तो आई नॉट आप इजिली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि लेट से सर ये रहा आपका आई वन, ये रहा आपका आई टू, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा आई नॉट वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर। बच्चों वेक्टर आपने पढ़ रखा है तो बहुत इजिली आप इस चीज़ को लिख दी। लेकिन हॉट वायर एमीटर तो भैया IRMS रीड करेगा। IRMS क्या होता है बच्चों? तो आप कहोगे आई नॉट अपॉन रूट टू होता है। IRMS इज आई नॉट बाय रूट टू, दैट इज आई नॉट कितना है? अंडर रूट ऑफ आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू। इसी को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बड़ा सा रूट लिखिए, आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? आप कहोगे ऑप्शन नंबर 2 यही है, अंडर रूट ऑफ आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर बाय 2। ऑलराइट बच्चों, सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट। फॉर अ सीरीज LCR circuit with R 100, L 0.5 millihenry and C 0.1 picofarad connected across 220 volt 50 Hz AC supply. The phase angle between current and supplied voltage and the nature of the circuit is. बच्चों नेचर ऑफ सर्किट फाइंड करने के लिए एक बार अपन क्या करते हैं, अपने पास RLC दिया हुआ है तो XL फाइंड कर लेते हैं। XL क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या होगा? 2 पाई फ्रीक्वेंसी F इंटू एल। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज, तो 2 पाई इंटू 50 100 पाई इंटू एल। एल की वैल्यू कितना है बच्चों? 0.5 मिली हेनरी 10⁻³ कर देते हैं। यहाँ से जो बच्चों एक्सएल की वैल्यू आपको मिलेगा वो आ जाएगा 0.157 ओम। ऑलराइट, एक्सी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सी क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा सी। अगेन बच्चों सारी वही कहानी, 1 अपॉन 100 पाई। सी की वैल्यू देखिए बच्चों 0.1 पिको फैरेड है, 10⁻⁻12। बच्चों यहाँ से देखिए 10⁻12 ऊपर जाएगा, नीचे रह जाएगा हमारे पास, पॉइंट हटाएंगे 10 पाई 10 पाई 10 पाई। बच्चों 10 ने एक 10 को भी कैंसिल आउट कर दिया, 10⁻11 डिवाइडेड बाई पाई। बच्चों एक्सी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा आ रहा है, किससे? एक्सएल से। इसका मतलब जो सर्किट होगा वो तो भैया कैपेसिटिव सर्किट होगा, क्योंकि V क्या होता है? I इंटू एक्सी। V क्या होता है? I इंटू एक्सएल। जब आप फेजर डायग्राम बनाओगे बच्चों तो करंट इधर, जो कैपेसिटिव सर्किट होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे VL तो होगा, यहाँ पे VC होगा। VL का मैग्नीट्यूड VC से बहुत कम होगा, और बहुत कम होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? इस VL को बच्चों नीचे लेके जाना पड़ेगा माइनस करने के लिए, माइनस VL। तो जो नेट होगा वो कौन सा होगा? जो नेट वोल्टेज होगा वो कैपेसिटिव सर्किट का डोमिनेट कर जाएगा। तो जो सर्किट है हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों? कैपेसिटिव होगा। तो अगर आपको कहीं पे एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा तभी रेजोनेंस सर्किट होगा बच्चों। ये तो थर्ड ऑप्शन गलत है। रेजिस्टिव सर्किट बिल्कुल नहीं, इंडक्टिव सर्किट बिल्कुल नहीं, कैपेसिटिव सर्किट। तो बच्चों फोर्थ ही आपका एक ही ऑप्शन है जिससे आपका काम बन चुका है, कैपेसिटिव सर्किट होगा। और फेज एंगल बच्चों कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होगा, क्योंकि tan फाई जब आप लिखते हैं बच्चों, tan फाई क्या होता है? एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो बच्चों आप एक्सी की वैल्यू इतना ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 1090 इनफाइनाइट होता है बच्चों। ऑलराइट, तो फोर्थ हमारा बिल्कुल AC source rated 220 volt 50 hertz is connected to a resistor. The time taken by the current to change from its maximum to the RMS value is. बच्चों मैक्सिमम से RMS वैल्यू जाना है। अगर अपन इक्वेशन लिखें I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम AC करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है हमने। ऑलराइट, सो बच्चों कह रहा है कि पहले तो टाइम कितना लगेगा? मैक्सिमम से RMS वैल्यू जाना है। तो अगर हम RMS की बात करें तो RMS होता है आई नॉट बाय रूट टू। मैक्सिमम करंट के साथ आई नॉट इज मैक्सिमम करंट, उससे ये रिलेशन है। पहले बच्चों करंट को हम मैक्सिमम पे देख लेते हैं, आई की जगह आई नॉट रखते हैं, विच इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा। ओमेगा क्या होगा? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50। 2 पाई इंटू 50 100 पाई इंटू टाइम T1 ले लेते हैं बच्चों। आई नॉट कैंसिल आउट, 1 हो गया। 1 कब होता है? जब साइन 90 हो, साइन 90 दैट इज पाई बाय 2। पाई साइन पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन 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 कैंसिल 100 पाई इंटू टाइम T1। बच्चों पाई ने पाई को कैंसिल किया, T1 कितना आ गया? 1 अपॉन 200 सेकेंड। नाउ कम टू, अब कह रहा है कि जो करंट है वो RMS वैल्यू होल्ड करेगा, तो आई RMS इज आई नॉट बाय रूट टू।
तो I इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा अगेन 100 पाई होगा और टाइम बच्चों इस बार T2 ले लेते हैं। आई नॉट ने आई नॉट को कैंसिल किया, 1/√2 को पाई बाय 4 लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 100 साइन पाई बाय 4, साइन साइन कैंसिल, 100 पाई इंटू T2, पाई से पाई कैंसिल, T2 बच्चों यहाँ से आ रहा है 1/400 सेकेंड। ऑलराइट, लेकिन हमें क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 1/200 सेकेंड में और आरएमएस वैल्यू 1/400 सेकेंड में। तो मैक्सिमम से आरएमएस जाने का क्या होगा, जो टाइम डिफरेंस है बच्चों डेल्टा टी, वो हो जाएगा T1 माइनस का T2। T1 इज 1/200 माइनस का 1/400, 200 400 का एलसीएम ऑफ कोर्स 400 200 2 जा 2 माइनस 1 विल बी 1, 1/400 ये तो सेकेंड में आया, ऑप्शन बच्चों मिली सेकेंड में भी है। तो 1 सेकेंड में 10⁻³ मिली, 0 0 कैंसिल और 0 0 कैंसिल और 10/4 क्या हो जाएगा बच्चों 5/2, 5/2 को क्या मैं 2.5 मिली सेकेंड लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2.5 मिली सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर 1। RLC सर्किट ड्रिवन विद वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड Vm एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट दैट इज 1/√LC, द करंट एग्जिबिट रेजोनेंस, द क्वालिटी फैक्टर Q इज गिवन बाय। बच्चों क्वालिटी फैक्टर Q का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है 1/R √L/C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ओमेगा नॉट है 1/√LC, ओमेगा नॉट क्या है 1/√LC। तो बच्चों एक और फॉर्मूला हालांकि आपने पढ़ा है ओमेगा नॉट L/R पर रखा है, जो कि हमारा ऑप्शन 1 भी है। एक बार पुट कर देते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो क्यू फैक्टर हमने ये लिखा है, इनफैक्ट ओमेगा नॉट L/R भी लिख सकते हैं। आइए अब ओमेगा नॉट को गिवन कितना है 1/√LC, तो हमने लिख दिया 1/√LC। L है बच्चों ऊपर, नीचे है R। क्यों ना अपन एक काम करते हैं, इस जो L न्यूमरेटर में उसको भी रूट के अंदर ले आते हैं। तो एक बड़ा सा रूट डालिए, 1 अंदर गया, L अंदर आएगा, L² बन के नीचे इसको मिला LC और 1/R तो डिवीजन में है, L ने L को कैंसिल आउट कर दिया, देखिए आ गया 1/R √L/C, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर जो है हमारा बच्चों वो 1/R √L/C और ओमेगा नॉट जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको ओमेगा नॉट L/R, ये भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ EMF E इक्वल्स टू E0 sin 100t with t in second given gives a phase difference of π/4 between the EMF E and current I. Which of the following circuit will exhibit this? सबसे बच्चों फेज डिफरेंस फाई कितना दे रखा है π/4। ऑलराइट, अगर मैं tan phi फाइंड करूं, tan phi क्या हो जाएगा tan ऑफ π/4 दैट इज 1, दैट इज 1। दैट मीन्स बच्चों फेज एंगल जो है वो कितना है 1 के इक्वल। पहला सर्किट देखते हैं, पहला ऑप्शन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का अगर मैं फेज एंगल tan phi फाइंड करूं तो tan phi क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया XC/R हो जाएगा। कौन से सर्किट में, आरसी सर्किट में क्या हो जाएगा XC/R। XC क्या होता है बच्चों 1/ωc और R है तो R भी रह जाएगा, तो 1/ωcR। tan phi की वैल्यू आपको पता है 5 π/4 है, तो tan phi की वैल्यू 1 है। एक बार 1/ωcR अगर 1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा। आइए ओमेगा कितना है, तो आपको E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा है 100 इंटू कैपेसिटेंस C कितना है बच्चों ऑप्शन 1 के लिए 1 इंटू 10⁻⁻6। ऑलराइट, तो ओमेगा C हो गया इंटू R कितना है 1 किलो ओम, तो 10⁻³ भी कर लेते हैं बच्चों। यहां से सॉल्व करते हैं एक बार, 10⁻⁻6 है और यहाँ पे देखिए 10⁻³ और +2, तो 10⁻³ और +2 कितना होगा 5 हो गया, 5 - 6 को -1 ऊपर जाके 10 बन जाएगा, तो tan phi की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। ये तो गलत है, tan phi की वैल्यू तो 1 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। RL सर्किट विद R 1 किलो ओम एंड L 1 मिली हेनरी। आइए बच्चों एक बार RL सर्किट बी ऑप्शन भी देख लें। अगेन tan phi फाइंड करेंगे जो कि है तो 1, अगर 1 आ जाता है सेकेंड ऑप्शन के लिए तो करेक्ट हो जाएगा। XL/R करना पड़ेगा इस बार, RL सर्किट है तो XL/R। XL इज ओमेगा L/R। ओमेगा 100 है, L कितना है बच्चों, L है 1 मिली हेनरी, 10⁻³ कर दीजिए, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम दैट इज 1 इंटू 10⁻³।
सॉल्व किया बच्चों हमने तो 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, ये 10 ऊपर जाके 10 टू द पावर -4 हो गया, जबकि tan 5 आना कितना चाहिए आपको, हो गया 1 आना चाहिए। अगेन ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 3, RL सर्किट विद R1 एंड L10। अब बच्चों L की वैल्यू अगर मैं 10 भी दे देता हूं, ध्यान समझिएगा, 10 और ये 100, 1000 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, 10 टू द पावर -4 है, -3, तो वो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं बच्चों, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, कैलकुलेट भी कर लेते हैं हम। tan 5 विल बी, अगेन RC सर्किट है तो XC अपॉन R, XC इज 1 अपॉन ओमेगा C, सो 1 अपॉन ओमेगा CR, बिल्कुल आपको जैसे ऑप्शन 1 में किया था हमने कैलकुलेट, वैसे ही अभी करना है। ओमेगा इज 100, C is 10 microfarad, 10 into 10 to the power -6 and R is 1 kilo ohm, that is 10 to the power 3। चलिए बच्चों एक बार सॉल्व करते हैं। 10 to the power 2 plus 1, 10 to the power 3, 10 to the power 3 6 हो गया, -6 को कैंसिल आउट किया, तो बच्चों देखिए आपके पास जो वैल्यू बन के आ रहा है वो 1 बन के आ रहा है। क्या tan 5 1 ही आना चाहिए था? हाँ भाई आना चाहिए था, फेज डिफरेंस π/4 है, तो tan 5 की वैल्यू तो 1 ही आना चाहिए था। अब 1 आना चाहिए था, 1 कब आ गया? फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हो बच्चों हर एक स्टेप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया है। सर्किट हैज रेजिस्टेंस 100 ओम, C 2 माइक्रोफैरेड एंड L 80 मिली हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, बच्चों क्वालिटी फैक्टर अगर फाइंड करना है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला लिख दीजिए 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C। बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन R रेजिस्टेंस है कितना 100, अंडर रूट ऑफ L कितना है 80 मिली हेनरी, तो 10 टू द पावर -3 करना होगा मिली को, नीचे 2 माइक्रोफैरेड 10 टू द पावर -6 करना होगा। सॉल्व करते हैं बच्चों, 1 अपॉन 100 अंडर रूट को पहले सॉल्व कर लीजिए, क्या सब है, 10 टू द पावर -3 -6, तो -3 यहाँ पे आ गया, -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 40 जा, ठीक है, तो 40 इंटू 10 टू द पावर +3। बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर 4। हाँ भाई लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकाल लीजिए, 2 बन के आएगा, तो 2 अपॉन 100, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 2 बन के आएगा। आपको सर 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 कैंसिल, आगे अपने पास क्वालिटी फैक्टर कितना 2, 2 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, और यही बिल्कुल हमारा मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 इज ओमेगा L ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा L इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा L इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा C एंड D इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बच्चों अगर ओमेगा L की बात करें तो ओमेगा L इज इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL, तो A को अपन देखते हैं, XL इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा C को XC कहते हैं, XL इज ग्रेटर देन XC, दैट मीन्स इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। और अगर बच्चों इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा तो इंडक्टिव सर्किट में आपको पता है कि IPL होता है, IPL बोले तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, करंट लैग करेगा, करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड EMF कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है, तो A का क्या हो गया 2 हो गया। ऑलराइट बच्चों नेक्स्ट आते हैं B पे, ओमेगा L इक्वल्स टू 1 अपॉन दैट इज XL इज इक्वल्स टू XC, XL इज इक्वल्स टू XC जो होगा बच्चों, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करंट जो होगा इज इन फेज विद EMF, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन होता है ना XL इज इक्वल्स टू XC, तो इसमें करंट क्या होता है, फेज में रहता है किसके, EMF के। एंड थर्ड वन इज XL इज लेस देन XC, XL इज लेस देन XC, तो बच्चों आपको हो गया कैपेसिटिव सर्किट में हो जाएगा, कैपेसिटिव नेचर हो जाएगा, प्रीडोमिनेटली कैपेसिटिव नेचर अगर हो गया तो कैपेसिटर में CPL, कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल लैग करता है, तो करंट लीड करता है, करंट लीड करेगा EMF को, फोर्थ ऑप्शन C का 4 हो गया बच्चों। D रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम करंट अकर्स, तो D का क्या हो जाएगा थर्ड, D का 3। अब आइए एक बार मैच कर लेते हैं, A का 2, A का 2, A का 2, A का 4 गलत, A का 3 गलत, आगे बढ़ते हैं। B का 1, A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, C का 4, C का 3, लीजिए ये गलत हो गया, C का 4 एंड D का 3, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू √42 sin 2 pi by t इंटू टी प्लस का 10 एम्पियर। अगर बच्चों इस एक्सप्रेशन को आप ढंग से देखते हैं तो आपको I इक्वल्स टू √2 sin ओमेगा टी, ये तो अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिखा, प्लस का 10 एम्पियर ये डायरेक्ट करंट दिखा है। तो इस बार जो करंट का इक्वेशन है, अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन है बच्चों, वो
आरएमएस सॉरी एसी करंट का है प्लस का डीसी करंट, दोनों का इसमें है। एसी करंट का भी इक्वेशन दिख रहा है आपको और डीसी करंट भी दिख रहा है बच्चों। अब कहोगे कि सर हमें आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना था, आईआरएमएस हम सिर्फ एसी रहता तो आईआरएमएस हम कैसे फाइंड करते थे, आई नॉट बाय रूट टू करके। लेकिन अब तो डीसी का भी कंपोनेंट है, तो जब बच्चों दोनों कंपोनेंट रहता है तो भी तो आईआरएमएस हमने फाइंड करना क्लास में सीखा था। आईआरएमएस टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे अंडर रूट ऑफ आईआरएमएस एसी का स्क्वायर प्लस का आई डीसी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, याद रखिएगा बच्चों। अब आईआरएमएस फाइंड कर लेके आईसी का क्या होगा, आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट कितना है √42 अपॉन √2, इसको बच्चों √21 लिख दूं क्या मैं, आप कहोगे सर अंडर रूट ऑफ 21 का स्क्वायर प्लस का आई डायरेक्ट करें तो 10 एम्पियर है भैया, तो 10 का स्क्वायर। आइए अंडर रूट ऑफ 21 स्क्वायर रूट हट के 21 बन गया प्लस का 10 का स्क्वायर 100, अंडर रूट ऑफ 121 बाहर आके 11 एम्पियर बन जाएगा, तो 11 एम्पियर आईआरएमएस करंट है। ऑलराइट बच्चों, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप था तो 11 हमारा बिल्कुल करेक्ट। फाइंड द पीक करंट एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एज शोन इन फिगर। बच्चों हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा है और रजिस्टर लगा है, सबके सब सीरीज में है। ये एक एसी सोर्स लगा हुआ है 30 sin 100t का। ऑलराइट, तो V इक्वल्स टू 30 sin 100t, पहले अपन इसको कंपेयर कर ले V इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t से। तो जो हमारे पास V0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो 30 आ चुका है, ओमेगा की वैल्यू 100 आ चुका है। बच्चों L की वैल्यू है 100 मिली हेनरी, कैपेसिटर C की वैल्यू है 100 माइक्रोफैरेड एंड रजिस्टर R जो है गिवन वो है 120 ओम। यहाँ इतना क्लियर है। फाइंड द पीक करंट एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पीक करंट बच्चों आई नॉट क्या हो जाएगा, आप कहोगे V0 अपॉन जेड हो जाएगा। V0 की वैल्यू तो पता है, जेड फाइंड करते हैं। आइए बच्चों जेड क्या हो जाएगा सीरीज एलसीआर सर्किट में, आर स्क्वायर प्लस का एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी का, जो भी ज्यादा होगा वो कर लेंगे। आइए बच्चों फिर तो हमें एक्सएल और एक्सी फाइंड करना होगा। एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कितना है गिवन 100 इंटू एल कितना है बच्चों 100 मिली हेनरी, तो 10⁻³ कर लेते हैं। 100 ये 10⁻³ कैंसिल, एक्सएल आ गया कितना 10 ओम। एक्सी देख लेते हैं, एक्सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, अगेन ओमेगा तो 100 है, सी कितना है बच्चों 100 माइक्रोफैराड, दैट इज 100 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर जाके +6 हो जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो ने 4 जीरो कैंसिल किया, 10⁻², दैट इज 100 ओम हो जाएगा। लीजिए बच्चों एक्सी ग्रेटर है एक्सएल से, तो हमने फॉर्मूला जो है सही लिखा है। आर कितना है 120 का स्क्वायर प्लस का एक्सी 100 माइनस एक्सएल 10, 100 माइनस 10 90 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जेड, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 14400 प्लस का 9 का स्क्वायर 8100, अंडर रूट ऑफ 2020 415 8412 एंड 225 रूट के बाहर 50 बन के आएगा 15, और 100 बाहर आएगा 10 बन के 150 जेड आ चुका है बच्चों। हमें एक आई नॉट चाहिए, आई नॉट इज V0 बाई जेड, V0 कितना है बच्चों 30, जेड कितना है 150, 0 0 कैंसिल किया 3 1 जा 3 5 जा 1/5 को क्या 0.2 एम्पियर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया 0.2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर गलत गलत, 0.2 एम्पियर 0.2 एम्पियर। अब देखिए बच्चों एक और चीज़ें फाइंड करना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि एक्सी जब एक्सएल के इक्वल हो जाए तो रेजोनेंस होता है। यहाँ से बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एल सी। सारे वैल्यूज़ को जब आप बच्चों पुट करेंगे 2 एल और सी के वैल्यू को, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 50 एच जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। 50 हर्ट्ज हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, और यही हमारा बिल्कुल correct. 0.07 Henry inductor and a 12 ohm resistor are connected in series to a 220 volt 50 Hz is a source. The approximate current in the circuit and the phase angle between current and voltage source are respectively. बच्चों हमारे पास एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में, और इसको हमने एक एसी सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। जो एसी सप्लाई है उसका दे रखा है 220 वोल्ट और 50 Hz। ठीक है, बात करें हम, सबसे पहले पूछ रहा है हमसे अप्रोक्सीमेट करंट इन द सर्किट। करंट जो होगा बच्चों IRMS ही जनरली हम मेजर करते हैं। IRMS क्या हो जाएगा VRMS अपॉन जेड, VRMS गिवन है 220 अपॉन जेड। जेड फाइंड करने के लिए बच्चों अपन यूज करते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, फिर एक्सएल इज
इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल की वैल्यू चलिए बच्चों फाइंड कर लेते हैं। एक्सएल क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना है बच्चों, ओमेगा कहोगे 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी कितना है 50, तो 50 टू जा 100, 100 पाई इंटू एल कितना है, एल है 0.07, दैट इज 7/100। 100 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों 7 पाई। आइए जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस का एक्सएल, एक्सएल कितना है 7 पाई स्क्वायर, दैट इज 49 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर के अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। यहाँ से बच्चों जो जेड की वैल्यू आपको बन के आ रहा है वो आ जाएगा हमारे पास 25.2। कितना आ जाएगा 25.2। ठीक है, तो वी आर एम एस अपॉन जेड, जेड को 25.2 लिखिए। तो यहाँ से बच्चों आई आर एम एस आपका क्या हो के आ रहा है, आई आर एम एस 8.8 एम्पियर आ रहा है। 8.8 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है, 88 गलत, 0.88 गलत, एक क्या है 8.8, ये एक, तो 1 और 4 में से कोई एक। अब आगे बढ़ते हैं, फेज एंगल भी। फेज एंगल के लिए बच्चों tan phi फाइंड करना होगा। आपको पता है कि इंडक्टर और रेजिस्टर है, तो इंडक्टर आईपीएल क्या होता है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस में, सॉरी इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, आईपीएल में पोटेंशियल क्या करेगा, लीड करेगा। पोटेंशियल लीड करेगा। अगर फेजर डायग्राम देखें तो ये हमारा है करंट का और ये हमारा हो जाएगा इंडक्टर का, है ना। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, पाई/2। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, और सिंस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम फेज में होता है बच्चों, तो आपको वी भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज रेजिस्टेंस का और करंट रेजिस्टेंस का सेम फेज में होता है। वोल्टेज इंडक्टेंस का क्या होगा, करंट से पाई/2 आगे चला जाता है ना। फेजर डायग्राम भी कह रहा है कि tan phi आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें बच्चों क्या करना है, tan phi होगा क्या, तो tan phi के लिए बच्चों एक्सएल अपॉन आर फाइंड करना होगा, एक्सएल अपॉन आर फाइंड करना होगा। ठीक है, अब एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल कितना है ओमेगा एल, ओमेगा कितना है बच्चों 100, ओमेगा कितना है 100 पाई इंटू एल कितना है 7/100। तो बच्चों 100 ने 100 को कैंसिल किया, अपॉन आर कितना है 12, तो 7 पाई अपॉन 12। ध्यान समझिएगा बच्चों, 7 पाई को मैं 22/7 लिख देता हूँ और 12 रहा, 7 7 कैंसिल, 2 से 6 जा, 2 से 11 जा। बच्चों tan phi 11/6 आ रहा है, tan phi कितना आ रहा है 11/6, तो phi क्या हो जाएगा, आप कहोगे tan इनवर्स 11/6। tan इनवर्स 11/6 हमारा जो है ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है tan इनवर्स 11/6, तो बच्चों ऑप्शन 1 है, ये बिल्कुल गलत। ठीक है, तो जो फेज एंगल जो हमारा बन के आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है, फेज एंगल जो फाई है वो आ रहा है हमारे पास, ये जो फाई है बच्चों, ये हो गया हमारा एक्सएल और ये हो गया हमारा एल आर। ठीक है ना, तो एक्सएल अपॉन आर tan फाई कितना आ रहा है, tan इनवर्स 11/6 इज द फाई, दैट इज फेज एंगल। तो 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इन अ सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट द क्वालिटी फैक्टर इज मेजर्ड एज 100. If the inductance is increased by twofold and resistance is decreased by twofold, then the quality factor after this change will be. बच्चों क्वालिटी फैक्टर की अगर अपन बात करें तो आपको फॉर्मूला याद होगा, क्वालिटी फैक्टर क्यू से डिनोट करते हैं, क्या होता है 1/r √L/c। सो यहाँ पे हमें Q की वैल्यू 100 दे रखा है, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं अपन सेकंड इक्वेशन Q डैश। Q डैश में कुछ चेंजेस किया गया है, जैसे कि रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया है बाय 2 मतलब R/2 अंडर रूट ऑफ L को इंडक्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 2 दैट इज पहले L था अब 2L। कैपेसिटेंस में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज C रहेगा। इसको बच्चों अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/r/2 को 2/r अंडर रूट ऑफ 2L/c। मैं कहता हूं बच्चों इसको आप ऐसे लिखो, 2 को अंदर रूट के अंदर भेज दो, तो 1/r अंडर रूट ऑफ 2 रूट के अंदर जाएगा 4 बन के 4 और पहले से 2 है, 4 2 जा 8L/c। ये है हमारा एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन 2 को अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 1 के साथ। Q डैश अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया 1/r अंडर रूट ऑफ 8L/c डिवाइडेड बाय 1/r अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय c। ठीक है, 1/r कैंसिल, इसको क्या कर सकते हैं अपन, बड़ा सा रूट ले लीजिए 8L/c अपॉन L/c, L/c कैंसिल, √8 हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, यहाँ से Q डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा 100√8। 100√8 बच्चों कितना आता है 282 पॉइंट, जो 100√8 आता है बच्चों वो आ जाएगा 282.84, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप 283 कह सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा 283। ऑलराइट बच्चों, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। एन एसी सर्किट हैज एन इंडक्टर एंड अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3R। देखिए बच्चों, हमारे पास एक एसी सर्किट है जिसमें हमने किसको कनेक्ट कर रखा है, इंडक्टर को और रजिस्टर को। ठीक है, एक्सएल जो है दिया हुआ इंडक्टर का 3R, रजिस्टर R दे रखा है। नाउ अ कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज सच दैट XC इज इक्वल्स टू 2R। अब आप क्या कर रहे हो, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सबको आप सीरीज में डाल दिया। XC की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 2R भी दे दिया है। द रेशियो ऑफ न्यू पावर फैक्टर विद द ओल्ड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज √5:X। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। बच्चों सबसे पहले ओल्ड पावर फैक्टर देखते हैं। ओल्ड पावर फैक्टर ये हमारा जो है फर्स्ट, यही हमारा फर्स्ट सर्किट है। सेकेंड सर्किट ये है जो न्यू के लिए है। पावर फैक्टर है cos phi। cos phi R/Z होता है बच्चों। cos phi पावर फैक्टर cos phi जो कि R/Z होता है। Z हमारा इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस की बात करें यहाँ पे R और L सर्किट में, तो √R² प्लस XL का स्क्वायर, तो Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL 3R², 3 का स्क्वायर 9R², दैट इज √10R²। R बाहर कीजिए तो Z आ गया √10R। बच्चों cos phi, और ये ओल्ड है हमारा, R/Z होगा, दैट इज √10 टाइम्स ऑफ R। R कैंसिल, 1/√10 आ गया, ये ओल्ड पावर फैक्टर। नाउ कम टू न्यू पावर फैक्टर। cos phi डैश कर देता हूं मैं न्यू पावर फैक्टर को, cos phi डैश, दैट इज R/ अगेन इम्पीडेंस Z। अब बच्चों इम्पीडेंस Z क्या हो जाएगा RLC सर्किट में, तो R² प्लस XL कितना है 3R, XC कितना है 2R, तो XL माइनस XC का स्क्वायर, 3R माइनस 2R दैट इज R का स्क्वायर, कितना आ गया बच्चों √2 टाइम्स ऑफ R। तो cos phi डैश क्या हो जाएगा R/Z, Z कितना है √2R, अगेन R कैंसिल, 1/√2। चलिए बच्चों रिक्वायर्ड रेशियो फाइंड कर लेते हैं। किस किस का रेशियो फाइंड करना है, न्यू पावर फैक्टर दैट इज cos phi डैश अपॉन ओल्ड पावर फैक्टर दैट इज cos phi, विच इज 1/√2 अपॉन 1/√10। क्या बच्चों √10 ऊपर, √2 नीचे, एक ही रूट के अंदर, 2 1 जा 2 5 जा, √5 इज टू 1। तो हमें कहा है √5:X। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, वैल्यू ऑफ X इज 1। वैल्यू ऑफ X क्या होगा बच्चों 1 होगा, 1 ही हमारा बिल्कुल CR सीरीज सर्किट, एन इंडक्टर 30 मिली हेनरी, रजिस्टर 1 ohm are connected to an AC source of angular frequency 300 radian per second. The value of capacitance for which the current leads the voltage by 45 degrees 1/x into 10 to the power minus 3. Then find the value of X. बच्चों गिवन क्या है हमारे पास, इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है कितना 30 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस दे दिया है हमें 1 ओम, और एसी सोर्स है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, याद रखिएगा बच्चों रेडियन पर सेकेंड है, तो ओमेगा दे रखा है 300 रेडियन पर सेकेंड। ऑलराइट, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, फाई की वैल्यू भी 45 दे रखा है बच्चों। अब ध्यान समझिएगा, आप कहोगे कि सर tan phi क्या होगा, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच करंट लीड्स, करंट लीड कब करेगा बच्चों, जब कैपेसिटिव सर्किट हो जाए, है ना, क्योंकि जब हम LCR सीरीज सर्किट में इंडक्टर अगर प्रीडोमिनेट करेगा तो 45 डिग्री से करंट जो है वो लैग करेगा, क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे लीड करता है। IPL इंडक्टिव सर्किट में पोटेंशियल लीड करता है, CPL में कैपेसिटर में पोटेंशियल लैग कर जाता है, दैट मीन्स करंट लीड करता है। तो tan phi लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, XC माइनस XL बाय R लिखना है बच्चों, बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है। phi की वैल्यू 45 डिग्री है, tan 45 1 हो जाएगा, 1 इंटू R कर दीजिए तो XC माइनस XL हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आपको XC क्या आ जाएगा R प्लस XL। आइए R की वैल्यू पुट करते हैं 1 ओम, XL क्या होता है ओमेगा इंटू L। तो बच्चों यहाँ से XC क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा 300 है, L कितना है 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 1 0 2 0 3 0 3 0 कैंसिल, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। XC कितना आ गया बच्चों 10 ओम आ चुका है, लेकिन हमें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए। अब कैपेसिटेंस के लिए देखिए क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। सो कैपेसिटेंस C क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा इंटू XC।
1 अपॉन ओमेगा इज 300, XC इज 10। बच्चों यहाँ पे मैं इसको 1/3 इंटू 10⁻³ फैरेड लिख दूँ, लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए आंसर 1 अपॉन एक्स इंटू 10⁻³ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स की वैल्यू है 3। हमें यही फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा था, आप कहोगे एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ चुका है। Two circuits are shown in the figure A and B. At a frequency of dash radian per second, the average power dissipated in one cycle will be same in both the circuit. बच्चों एवरेज पावर डिसिपेटेड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, VRMS IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। अपन फिगर ए की बात करें, जो हमारा सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। इसमें वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में जो एंगल होगा, फेज एंगल, वो 0 डिग्री होगा, सेम फेज में होगा। तो बच्चों फर्स्ट केस में हम पावर कैसे कैलकुलेट करें, तो पावर एवरेज विल बी VRMS जो कि 220 है, IRMS को हम VRMS अपॉन जेड भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। IRMS को हम VRMS अपॉन जेड, VRMS कितना है 220, जेड कितना है, जेड है R के इक्वल, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो 5 हो गया, इनटू कॉस ऑफ 5 की वैल्यू 0, कॉस 0 1। सो हमारे पास जो एवरेज पावर आ रहा है फर्स्ट फिगर में वो आ रहा है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 5। अब बच्चों सेम इतना ही जो है वो सेकेंड फिगर में भी आना चाहिए। आइए सेकेंड फिगर का हम पावर लिखते हैं, एवरेज पावर। अगेन VRMS क्या हो जाएगा 220 इंटू IRMS क्या हो जाएगा VRMS अपॉन जेड, VRMS अपॉन जेड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, VRMS कितना है 220 अपॉन जेड, जेड क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपको हो गया जेड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, सीरीज LCR सर्किट है तो R² प्लस का XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही तो होगा, इनटू कॉस ऑफ फाई। कॉस फाई क्या होता है बच्चों, R अपॉन जेड होता है, कॉस फाई क्या होता है R अपॉन जेड, जेड अगेन हम यही लिखेंगे R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए ये पावर एवरेज और ये पावर एवरेज दोनों कह रहा है कि सेम होना चाहिए, तो कर देते हैं। फर्स्ट केस में पावर एवरेज कितना निकाले थे 220 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 इंटू रेजिस्टेंस R कितना है 5 डिवाइडेड बाय, देखिए बच्चों अंडर रूट स्क्वायर रूट है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आपके पास स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए कुछ कैंसिल आउट किया जाए, 220 ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, R² प्लस का XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25। R की वैल्यू बच्चों कितना है 5 ओम, तो ये भी तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। XL माइनस XC का स्क्वायर अगर 0 हो तो XL माइनस XC भी 0 होगा बच्चों, दैट मीन्स XL किसके इक्वल हो जाएगा, XC के इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गया है बच्चों। अब हमें क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बता दो, ठीक है। एट अ फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल क्या होगा ओमेगा इंटू एल, एक्सी क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। बच्चों ओमेगा को एक साथ लीजिए, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपको हो गए 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। चलिए बच्चों सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ एल कितना है हमारे पास 0.1 और सी कितना है बच्चों 40 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 40 इंटू 10⁻⁻6 है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.1 को 1/10 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं, 0 ने 0 कैंसिल किया, 10⁻⁻6 बाहर आएगा बच्चों 10⁻³ बन के, और 4 बाहर आएगा 2 बन के, तो 2 इंटू 10⁻³ क्या 10⁻³ को ऊपर भेजेंगे तो 1000 हो जाएगा बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा, दैट इज ओमेगा कितना आ रहा है बच्चों 500 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना आ गया हमारा 500 रेडियन पर सेकेंड, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आइए 500 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, तो ये रहा अपना करेक्ट आंसर। A series LCR circuit of resistance 5 ohm, inductance 20 millihenry and capacitance 0.5 microfarad is connected across an AC supply of 250 volt having variable frequency. The power dissipated at resonance condition is this much.
बच्चों पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस कंडीशन, और जो सर्किट है हमारे पास वो सीरीज LCR सर्किट है। पावर का फॉर्मूला अगर अपन देखें तो क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। और बच्चों एट रेजोनेंस आपको पता है, एट रेजोनेंस जो करंट होगा और वोल्टेज दोनों फेज में होगा, और फेज में होगा तो फाई की वैल्यू 0 होगी। अगर फाई की वैल्यू 0 होगी तो कॉस फाई हमारा कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 हमारा 1 हो जाएगा। तो पावर आ जाएगा वी आर एम एस 250 गिवन है। IRMS को बच्चों VRMS अपॉन जेड लिखते हैं, 250 अपॉन जेड इंटू कॉस ऑफ फाई दैट इज व्हाट। अब बच्चों आप यहाँ से कहोगे कि सर 250 इंटू 250 सही है, नीचे जेड है, तो जेड क्या होता है, जेड इज इम्पीडेंस। और हमें पता है जेड जो होता है वो एट रेजोनेंस किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल। जेड इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू है 5, 5 1 जा 5 5 जा 25 5 जा 125 00। बच्चों 125 इंटू 10⁻² वॉट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10⁻², 10⁻², फिल इन द ब्लैंक्स 125, तो ये 125, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।